छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब छात्र जानते हैं, हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला चैप्टर है नाउन, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने नाउन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू किया था, और जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था कलेक्टिव नाउन पे। तो उस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करता हूँ आपके लिए। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अब सिंगुलर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, प्लूरल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो उसके साथ जो है, अगर वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करे, सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करेगा और उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। इसी के पैरेलल अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन एक से ज़्यादा विचारों को प्रकट करेगा तो कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल बिहेव करेगा, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करता है तो हम लोग उसके साथ पजेसिव केस भी सिंगुलर यूज करते हैं और वो पजेसिव केस इट्स होता है। और जब कलेक्टिव नाउन प्लूरल बिहेव करेगा तो उसके साथ जो पजेसिव केस हम लोग यूज करेंगे वो होगा देयर। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, The jury dash united in dash decision। और एक सेंटेंस है कुछ इस तरीके से, The jury dash divided in dash decision। एक सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, the staff has या have been assigned same duty। एक सेंटेंस अपन ने लिख दिया कुछ इस तरीके से, the staff dash assigned different duties। अब इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है कि द ज्यूरी डैश यूनाइटेड इन डैश डिसीजन। कि जो ज्यूरी है, ज्यूरी किसको बोलते हैं? ज्यूरी हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस। तो हमने पढ़ा था कि एक जैसी चीज़ों का समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स जो है वही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। तो इस सेंटेंस में ज्यूरी जो है वो कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, तो हमने सीखा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। तो हमें इस सेंटेंस में चेक करना पड़ेगा कि ज्यूरी सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्ब और पजेसिव केस आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि ज्यूरी जो है वो अपने डिसीजन में कैसा है? यूनाइटेड है।
ज्यूरी जो है वो अपने डिसीजन में कैसा है, निर्णय में कैसा है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड का मतलब है कि ज्यूरी जो है वो अपने निर्णय को लेकर के क्या है, एक मत है। तो कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों का ग्रुप है जजेस का, तो पांचों लोग जो है वो एक ही डिसीजन पे जो है एग्री कर रहे हैं, तभी तो डिसीजन कैसा है, यूनाइटेड। तो हमने सीखा था कि अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन जो है सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे, एक ही विचार को प्रकट करे, तो वो सिंगुलर बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा आ जाएगा, सिंगुलर, और पजेसिव केस भी कैसा आएगा, सिंगुलर। हमने सीखा था कि जब भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करता है तो हम लोग उसके साथ कौन सा पजेसिव केस यूज करते हैं, इट्स पजेसिव केस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपको दिया है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश डिसीजन। डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? डिवाइडेड का मतलब होता है बटा हुआ। तो यहां पर फॉर एग्जांपल जो 5 हमारे पास जज थे ज्यूरी के अंदर, 3 का कुछ डिसीजन है, 2 का कुछ डिसीजन है। कहने का मतलब है कि पांचों जो है उनका डिसीजन एक नहीं है। तो इस बार कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में एक से ज्यादा विचारों को प्रकट कर रहा है, मल्टीपल आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, वह बहुवचन की तरह व्यवहार करेगा। और बहुवचन की तरह व्यवहार करेगा तो इस बार हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यानी यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब भी कलेक्टिव नाउन प्लूरल बिहेव करता है तो उसके साथ पजेसिव केस जो है वो कौन सा यूज किया जाता है, देयर यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस हमें लिखा है द स्टाफ डैश बीन असाइंड सेम ड्यूटी, कि जो हमारा स्टाफ है उसको कैसी ड्यूटी असाइन की गई है, सेम ड्यूटी असाइन की गई है, मतलब एक जैसा काम दिया है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लोगों का स्टाफ है, तो पांचों को जो दिया गया काम है वो सेम है, मतलब एक जैसा है। तो हमने यही तो सीखा था कि जब कलेक्टिव नाउन जो है सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे, कैसे आइडिया को रिप्रेजेंट करे, सिंगल आइडिया को, तो कैसा बिहेव करेगा, सिंगुलर बिहेव करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैव का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है इसके आगे कि द स्टाफ डैश बीन असाइन डिफरेंट ड्यूटीज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है। तो डिफरेंट जो है इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 लोगों का स्टाफ है, तो 3 को हमने कुछ काम दिया है, 2 को हमने कुछ काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 3 को कहा कि आप झाड़ू लगाओ, 2 को हमने काम दे दिया पोछा लगाने का। तो एक से ज्यादा आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिव नाउन इस सेंटेंस में। तो इस बार जो हमारा कलेक्टिव नाउन है स्टाफ, ये कैसा बिहेव करेगा, प्लूरल बिहेव करेगा। और अगर ये प्लूरल बिहेव करेगा तो हम लोग जो है इस बार इसके साथ कैसी वर्ब का यूज करेंगे, इस बार हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और हैज ना यूज करके कौन सा वर्ब यूज कर लेंगे, हैव यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया द स्टाफ हैव बीन असाइन्ड डिफरेंट ड्यूटीज। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों और अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इफ वी यूज material noun in general sense, we do not use any article before it। ये पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट का। सेकंड पार्ट कॉन्सेप्ट का ये है इफ वी यूज मटीरियल नाउन
in particular sense we must use article the before it। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है उसको समझने का प्रयास करिए। पहला पॉइंट हमने लिखा, इफ वी यूज मटीरियल नाउन इन जनरल सेंस वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग किसी वाक्य में मटीरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट ये बोलता है दोस्तों कि अगर हम लोग किसी भी वाक्य में मटीरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा को सामान्य संदर्भ में प्रयोग करेंगे। जनरल सेंस का मतलब क्या हो गया? सामान्य संदर्भ। जनरल सेंस का मतलब क्या हो गया? सामान्य संदर्भ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम मटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को सामान्य संदर्भ में प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। ना तो आर्टिकल ए आता है, ना एन आता है, ना द आता है। इसी कॉन्सेप्ट का सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों, अगर हम लोग किसी भी वाक्य में मटीरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा को पर्टिकुलर सेंस यानी कि विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग करेंगे, मटीरियल नाउन को विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग करेंगे, तो वहां उस केस में हम लोग मटीरियल नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी पॉइंट को जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेंगे। इधर जो है जनरल सेंस और एक तरफ पर्टिकुलर सेंस के सेंटेंस लिखेंगे ताकि जो है आप कंपेयर करके चीज़ों को आसानी से समझ सकें। देखिए, जनरल सेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कुछ इस तरीके से, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, डैश कॉपर इज अ चीप मेटल। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वर्ल्ड फेमस। और एक सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, डैश कॉपर ऑफ खेतड़ी राजस्थान इज फाइन इन क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर दो हमने सेंटेंस लिए, एक जनरल सेंस और एक पर्टिकुलर सेंस। अब ये जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस है क्या, समझिएगा। हमने लिखा कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो है इस सेंटेंस में मटीरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ इस वाक्य में मीनिंग जो है वो हमारे पास ये निकल के आता है कि सोना एक कीमती धातु है। तो सोना यानी मटीरियल नाउन के संदर्भ में ये एक सामान्य कथन है कि सोना एक कीमती धातु है। हम लोग किसी विशेष सोने की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ अगर इस सेंटेंस में हमारे पास इस तरीके से चार ऑप्शन आ जाए, ए, एन, द और डी, यहाँ पर क्रॉस, कई बार एग्जाम में क्रॉस भी लिखा हुआ आता है और कई जगह क्या लिखा हुआ आता है, जीरो आर्टिकल। दोनों का मीनिंग ये एक ही है।
ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्रॉस लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी क्या है कि वहां हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, और जीरो आर्टिकल लिख देगा तो आपके लिए आसान है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जीरो आर्टिकल मतलब वहां हमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक सामान्य कथन है कि सोना एक कीमती धातु है। तो इस सेंटेंस में जो मटेरियल नाउन है ये कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है? जनरल कॉन्टेक्स्ट में, सामान्य संदर्भ में। तो यहां हमारा आंसर होगा जीरो आर्टिकल। यहां पर इस सेंटेंस में हमें मटेरियल नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ एक और आपने सेंटेंस लिखा, कॉपर इज अ चीप मेटल। तो इस सेंटेंस में कॉपर, तांबा जो है ये एक मटेरियल नाउन है। अगेन यही चार ऑप्शन जो ऊपर है वही यहाँ पर नीचे भी अवेलेबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ सेंटेंस ये है हमारा दोस्तों कि तांबा जो है वो एक सस्ती धातु है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा मटेरियल नाउन है तांबा, हम लोग किसी विशेष तांबे की तो बात नहीं कर रहे, एक जनरल स्टेटमेंट है कि तांबा जो है वो एक कैसी धातु है, सस्ती धातु है। तो जब भी हम मटेरियल नाउन को जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भाई उस स्थिति में हमें मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब पर्टिकुलर सेंस, विशेष संदर्भ को समझते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसके लिए अगेन वही चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ए, एन, द और जीरो आर्टिकल। इसी प्रकार से नीचे वाले प्रश्न में भी चार ऑप्शन अवेलेबल है, ए, एन, द और जीरो आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वर्ल्ड फेमस। कि साउथ अफ्रीका का जो सोना है, साउथ अफ्रीका का जो सोना है वो पूरे विश्व में क्या है, फेमस है, लोकप्रिय है। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है कि साउथ अफ्रीका का सोना जो है पूरे विश्व में फेमस है। तो इस सेंटेंस में ये जो गोल्ड मटेरियल नाउन है, भाई हम लोग कहाँ के सोने की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर अब ये सोना जो है विशेष किसके लिए उपयोग में लिया गया है, वाक्य में साउथ अफ्रीका के लिए उपयोग में लिया गया है। तो जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन सामान्य संदर्भ में न होकर विशेष संदर्भ में होती है तो वहां उससे पहले अनिवार्य रूप से कौन सा आर्टिकल लगता है, द लगता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वर्ल्ड फेमस। कि साउथ अफ्रीका का जो सोना है वो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। दूसरा सेंटेंस आपने लिखा, कॉपर ऑफ खेतड़ी राजस्थान इज फाइन इन क्वालिटी। अब इस सेंटेंस में कॉपर जो है ये हमारा मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हमने कहाँ के तांबे की बात करी है, तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो खेतड़ी राजस्थान के तांबे की बात करी है। तो हमने इस वाक्य में मटेरियल नाउन कॉपर को सामान्य संदर्भ में ना उपयोग करके विशेष किसके लिए उपयोग में लिया है, खेतड़ी राजस्थान के लिए उपयोग में लिया है। तो इसलिए जब भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा को विशेष संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो उससे पहले अनिवार्य रूप से कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ता है, आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा, द कॉपर ऑफ खेतड़ी राजस्थान इज फाइन इन क्वालिटी। कि खेतड़ी राजस्थान का जो तांबा है उसकी क्वालिटी जो है वो बेहद जोरदार है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो है नाउन एंड जेंडर। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का जो अपना अगला भाग है वो कौन सा है, चैप्टर का अपना अगला भाग है नाउन एंड जेंडर। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है समझते हैं। इसके लिए हमें पहला पॉइंट ये पढ़ना है कि देयर आर 4 genders in English लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में हमारे पास कितने जेंडर हैं दोस्तों, 4 जेंडर है। जेंडर को हिंदी में हम लोग लिंग बोलते हैं।
भाई अंग्रेजी भाषा है जैसे एक हिंदी भाषा है, तो हिंदी में आपने सुना होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो उसी प्रकार से जो जेंडर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 4 तरीके के जेंडर पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो जेंडर है हमारे पास वो है मैस्कुलिन जेंडर। सबसे पहला जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर है। इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो किस नाम से जानते हैं? पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। तो पहला जेंडर जो है वो हमारा कौन सा जेंडर हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। बहुत सारे लोग इसको जो है मैस्कुलाइन बोलते हैं, बट मैस्कुलाइन नहीं बोलना है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मैस्कुलिन। तो फर्स्ट जेंडर कौन सा जेंडर हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। और यहाँ पे हमने एम लिखा है, तो ये एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है, पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। तो मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पुल्लिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपके सामने एक नाउन लिखा फादर, मैंने आपके सामने एक नाउन लिख दिया ब्रदर, और इसी प्रकार से मैंने आपके सामने एक और नाउन लिख दिया सन। तो यदि हमसे कोई पूछे कि ये जो 3 नाउन हमने लिखे हैं कौन कौन से? फादर, ब्रदर और सन, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है? फादर, ब्रदर और सन। तो इन तीनों का जेंडर, इन तीनों का लिंग कौन सा है? ये तीनों मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे, पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इन तीनों नाउन को लैंग्वेज में रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, इनके स्थान पर किसी प्रोनाउन का उपयोग करना चाहते हैं, सर्वनाम का उपयोग करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड जेंडर है मैस्कुलिन के बाद में, सेकंड हमारा जो जेंडर है वो है फेमिनिन जेंडर। सेकंड जेंडर जो है वो कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ का मतलब जो है वो फीमेल होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो जैसे हमने फादर ना लिख के क्या लिख दिया? मदर लिख दिया। ब्रदर ना लिख के क्या लिख दिया? सिस्टर लिख दिया। और सन ना लिख करके क्या लिख दिया? डॉटर लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने नाउन अवेलेबल है? 3 नाउन। कौन कौन से? मदर, सिस्टर और डॉटर। तो अब अगर हम लोगों को इन तीनों के लिए प्रोनाउन चाहिए, सर्वनाम चाहिए, तो हम लोग कौन से प्रोनाउन से इनको रिप्लेस कर सकते हैं? शी से रिप्लेस कर सकते हैं। कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं? शी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा जेंडर है वो है हमारा न्यूटर जेंडर। तीसरा जो हमारा जेंडर है वो है न्यूटर जेंडर, ठीक है। फेमिनिन जेंडर को हिंदी मीडियम छात्र जो है वो किस नाम से जानते हैं? स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। और न्यूटर जेंडर को जो है हम लोग जो है कौन से नाम से जानते हैं? नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं। अब न्यूटर जेंडर में बेसिकली होगा क्या? तो न्यूटर जेंडर में आपको याद रखना है दोस्तों, न्यूटर जेंडर जो है हम लोग बेसिकली नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन लिविंग को, यानी कि निर्जीव को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटर जेंडर जो है वो नॉन लिविंग नाउन को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। तो जैसे मैंने आपके सामने नाउन लिख दिया टेबल, एक मैंने आपके सामने लिख दिया फैन, एक मैंने आपके सामने लिख दिया चेयर। तो ये जो नाउन मैंने आपके सामने लिखे टेबल, फैन, चेयर, अब आपसे कोई पूछ ले कि यार इनका जेंडर बताओ, लिंग बताओ, तो इनका जेंडर जो है वो कैसा है? न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है। और अगर आपको इनको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो वो प्रोनाउन हमारा कौन सा होगा? इट होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा दोस्तों? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, इट होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और चौथे जो है जेंडर को समझने का प्रयास करते हैं। चौथा जेंडर जो है हमारा दोस्तों वो है कॉमन जेंडर। चौथा जेंडर हमारा क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी माध्यम छात्र किस नाम से जानते हैं? उभय लिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कॉमन जेंडर इंग्लिश लैंग्वेज में वो जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। कॉमन जेंडर जैसा कि नाम से ही आपको नजर आ रहा है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, समान है, ठीक है। तो कॉमन जेंडर के अंदर कौन कौन से नाउन आएंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया फ्रेंड,
मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, फ्रेंड लिख दिया। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नाउन लिखा टीचर, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नाउन लिखा डॉक्टर, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नाउन लिख दिया ड्राइवर, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नाउन लिख दिया प्लेयर। तो ये जितने भी नाउन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फ्रेंड यानी दोस्त, टीचर यानी कि शिक्षक, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, ड्राइवर यानी जो गाड़ी चलाता है चालक हिंदी में बोलते हैं, प्लेयर यानी खिलाड़ी। तो ये जो नाउन मैंने 5 आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, इनको मैंने कॉमन जेंडर क्यों बोला? कॉमन जेंडर इसलिए बोला क्योंकि अगर दोस्त की मैं बात करता हूँ, फ्रेंड की, तो फ्रेंड जो है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसी प्रकार से टीचर यानी शिक्षक की बात करूँ तो वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसी प्रकार से डॉक्टर की बात करूँ तो वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसी प्रकार से ड्राइवर की बात करूँ तो वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसी प्रकार से प्लेयर की बात करूँ तो वह पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वह जेंडर जो दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करे, पुरुष को भी महिला को भी, इस प्रकार के जेंडर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉमन वर्ड यूज करते हैं, कॉमन जेंडर। अब यहाँ पर एक और बहुत ही विशेष चीज जो आपको समझनी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरे ग्रामर में यूज होगी। अब हमने कहा कि भाई कॉमन तो वो है जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर किसी सेंटेंस में कॉमन जेंडर वाला नाउन आ जाए, जैसे फ्रेंड, ड्राइवर, डॉक्टर, टीचर, प्लेयर, तो वहां पर हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? भाई ही यूज करेंगे, ही तो मेल को रिप्रेजेंट करता है और शी जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो हमारे पास प्रश्न ये है कि वहां हम लोग अगर कॉमन जेंडर वाला कोई नाउन आ जाए तो उसको कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे? ही से रिप्लेस करेंगे कि शी से रिप्लेस करेंगे? तो इसका जवाब जो है सुन लीजिए ध्यान से। इसका जवाब ये है दोस्तों कि जब भी कॉमन जेंडर की बात होती है तो हम लोग जो है हमेशा ही का यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में हमारे पास ये स्पष्ट ना हो कि हम लोग पुरुष की बात कर रहे हैं कि महिला की, तो वहां पर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो नाउन हमने यूज किया है वो पुरुष के लिए है। क्योंकि ग्रामेरियंस का कहना है कि जब भी जेंडर क्लियर ना हो तो हम लोग पुरुष को प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं? पुरुष को प्राथमिकता देते हैं। और इस आधार पे जब भी कॉमन जेंडर की बात हो तो वहां हम लोग जो है कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे? प्रोनाउन ही से रिप्लेस करेंगे, कभी भी जो है शी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं कि किस तरीके से ये जो है जेंडर हमारे लिए उपयोगी है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, रमेश इज एन इंस्पेक्टर डैश लिव्स इन जयपुर। और यहाँ पर जो है ही, शी, इट और दे, इस तरीके से जो है हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा, सीता इज अ टीचर डैश गोज टू स्कूल। अगेन वही 4 ऑप्शन है, ही, शी, इट और दे। एक और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया कुछ इस तरीके से, I bought a chair yesterday dash very comfortable। और अगेन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वही 4 ऑप्शन है, ही, शी, इट और दे। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है अगला सेंटेंस है, माई फ्रेंड
is going to Goa dash there every year। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, ही, शी, इट और दे। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके सामने कुछ इस तरीके से है दोस्तों, रमेश इज एन इंस्पेक्टर डैश लिव्स इन जयपुर, कि रमेश जो है वो एक इंस्पेक्टर है और वह कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। तो इस सेंटेंस में हम लोग रमेश जो नाउन है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो रमेश नाउन का जो जेंडर है वो कैसा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर मैस्क्यूलिन है, पुल्लिंग है, और मैस्क्यूलिन के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन जो है असाइन किया था, तो आपको याद होगा हमने मैस्क्यूलिन के लिए कौन सा प्रोनाउन असाइन किया था दोस्तों, ही असाइन किया था। अगला देखिए, आपने लिखा सीता इज अ टीचर, सीता जो है वह एक शिक्षक है, डैश गोज टू स्कूल, और वह कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। तो इस सेंटेंस में सीता जो है नाउन है और सीता नाउन का जो जेंडर है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन प्रेस्क्राइब किया है, शी प्रेस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा शी गोज टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस है आई बॉट अ चेयर यस्टरडे, कि कल मैंने जो है एक कुर्सी खरीदी थी, और आगे मैंने लिखा डैश इज वेरी कंफर्टेबल, और वह जो है बेहद आरामदायक है। कौन है कंफर्टेबल, कौन है आरामदायक, तो आप बोलेंगे चेयर। तो चेयर नाउन जो है उसका जेंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर कुर्सी ना तो पुरुष है ना महिला है, ये तो एक नॉन लिविंग नाउन है, निर्जीव है। नॉन लिविंग के लिए हमने कौन सा जेंडर प्रेस्क्राइब किया था, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, इट रिप्लेस करेगा। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इट इज वेरी कंफर्टेबल। अगला है माई फ्रेंड इज गोइंग टू गोवा डैश गोज देयर एवरी ईयर। ठीक है, ये वाक्य ये बोलता है कि मेरा जो दोस्त है वो कहाँ जा रहा है, गोवा जा रहा है, वह प्रत्येक साल जो है वहां जाता है, मतलब हर साल जो है गोवा जाता है। अब इस सेंटेंस में हम लोग का जो नाउन है वो कौन सा है, फ्रेंड है। फ्रेंड नाउन जो है उसका जेंडर, तो आप बोलेंगे कि सर फ्रेंड तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हमारा जो जेंडर है वो कौन सा निकल के आ गया, कॉमन जेंडर निकल के आ गया। ठीक है, फिर हमने ये सीखा था कि जब भी जेंडर कैसा हो, कॉमन हो, हमें ये नहीं पता हो कि पुरुष है कि महिला, तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं, मैस्क्यूलिन जेंडर को देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोनाउन रिप्लेस करना है तो वह कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, ही से रिप्लेस करेंगे, ही गोज देयर एवरी ईयर। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो कॉन्सेप्ट है नाउन एंड जेंडर ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आधा पॉइंट कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड केसेस। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नाउन एंड केसेस। ठीक है, अब केसेस क्या होते हैं इनको भी समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अपने को जो पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है दोस्तों, देयर आर 3 केसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में हमारे पास कितने केसेस होते हैं दोस्तों, 3 केसेस होते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, सब्जेक्टिव केस। पहला केस है सब्जेक्टिव केस। दूसरा केस हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा जो हमारे पास है वो है पजेसिव केस। तीसरा हमारे पास कौन सा है, पजेसिव केस। तो हमारे पास टोटल जो है वो 3 केसेस हैं
सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब ये है क्या, इनको समझते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब है दोस्तों व्हेन नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब भी हम लोग किसी वाक्य में नाउन यानी कि संज्ञा को कर्ता की तरह उपयोग में लेते हैं तो उस वाक्य में नाउन यानी कि संज्ञा को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, सब्जेक्टिव केस नाम दे सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से बहुत सारी किताबों में लिखा गया है और वो है नॉमिनेटिव केस। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्टिव केस बोल दो चाहे नॉमिनेटिव केस बोल दो, एक ही बात है। सेकंड पॉइंट है व्हेन noun is used as object। किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग नाउन को यानी कि संज्ञा को ऑब्जेक्ट की तरफ जब उपयोग में लेते हैं तो वहां पर हम लोग नाउन को क्या नाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नाम दे सकते हैं। तीसरा है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस का मतलब क्या है दोस्तों कि व्हेन noun is used to relate with, when noun is used to relate with other noun, it is known as पजेसिव केस। जब भी हम लोग किसी वाक्य में दोस्तों लिखा है when noun is used to relate with other noun it is known as possessive case। जब भी हम लोग एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने का प्रयास करते हैं या एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से कोई संबंध बताने का प्रयास करते हैं या एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा पे कोई अधिकार प्रकट करने की बात करते हैं तो उस समय जो केस यूज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पजेसिव केस। क्या बोलते हैं, पजेसिव केस। और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो हमें जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, लेकिन पजेसिव केस जो है वहाँ से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा अब हम चर्चा करेंगे पजेसिव केस पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो है वो है पजेसिव केस। देखिए पजेसिव केस में अगर अपन बात करें तो पजेसिव जो वर्ड है ये कहाँ से बना है, पजेशन से बना है। और पजेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। पजेसिव केस कहाँ से बना है, पजेशन वर्ड से बना है। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। अब पजेसिव केस के लिए अपन बोलेंगे देयर आर टू पजेसिव केसेस यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में हम लोग कितने पजेसिव केसेस का यूज करते हैं, दो पजेसिव केसेस का मेनली यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस और सेकंड है हमारे पास ऑफ। ठीक है, कितने पजेसिव केसेस का यूज करते हैं दोस्तों, अपन दो पजेसिव केसेस का यूज करते हैं। एक तो है हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑफ। अब ये जो अपोस्ट्रोफी एस है दोस्तों, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये कहाँ यूज किया जाता है, ये तब यूज किया जाता है जब जिस नाउन का संबंध हम दर्शा रहे हैं, जिन नाउन का संबंध हम लोग दर्शा रहे हैं वो लिविंग नाउन हो, सजीव हो, लिविंग नाउन हो, सजीव हो, तो वहां पे हम लोग जो है कौन से पजेसिव केस का उपयोग करते हैं दोस्तों, अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। और ऑफ जो है वो लिविंग नाउन के लिए नहीं है दोस्तों,
ऑफ जो है वो नॉन लिविंग नाउन के लिए यूज किया जाता है। ऑफ जो है पॉजेसिव केस, क्लियर हो गया वो। चलिए कोई नहीं, हम लोग लिख रहे थे कि पॉजेसिव केस जब हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑफ की बात करते हैं। तो वह किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग नाउन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग नाउन के लिए। नॉन लिविंग नाउन को हम लोग हिंदी में क्या नाम से जानते हैं? निर्जीव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन है इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।